हैं, करते हैं डिस्कस, ये सस्पेंस रखना है। ये नहीं भूलना क्यों है, इसके ऊपर सोचते रहे बस। नहीं मैं आपको कल कराऊंगा या परसों कराऊंगा इंशाल्लाह। हाँ कल एक और इसका आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, वो पढ़ाने के बाद जब आपका टाइम बच गया तो फिर, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरा कराना है, इट विल टेक माई फुल लेक्चर। वैसे तो इजी था। हाँ एक छोटा सा पॉइंट में हाँ बता दूँ मैं, कर लिया जी, ले ली तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, वो भी इससे मिलता जुलता है। कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम ऑफ बशीर एंड जमील। बशीर एंड जमील की टैक्सेबल इनकम बनाए फॉर द टैक्स ईयर 2004। बशीर एंड जमील जॉइंटली ओन अ हाउस इन कराची। बशीर है 75% शेयर इन दी हाउस। बशीर का 75% है तो 25% किसका होगा? जमील का। इन द हाउस ऑन 1 सितंबर 2003 दी वॉज लेट आउट, ये क्या लिखा हुआ है? हाउस होगा ना, द हाउस वॉज लेट आउट एट एन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 6.5 मिलियन। ठीक है, 65 लाख का सालाना रेंटल वैल्यू पे उसको दे दिया। दिस अमाउंट इंक्लूड्स रुपीज 1,86,000 पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2004 the owners incurred the following expenditures in relation to the house: utilities, cleaning and security, repair and maintenance, insurance premium, collection charges, markup on the amount for renovation. Bashir and Jamil have no other source of income. All the expenses were incurred by them jointly. जी कितने sources of income हैं? Heads of income, sorry, heads of income कितने? कौन कौन से? अदर सोर्स, गुड। अच्छा, अगर दो हेड्स ऑफ इनकम है तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक बंदे की टैक्सेबल इनकम बनानी है या दोनों की? दोनों की बनानी है भाई। इस दफा उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने कहा कि बशीर और जमील दोनों की बनाओ, तो हम सिंपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग-अलग लिखने की बजाय हम यही लिख लेते हैं, ये बशीर है और ये जमील है। ठीक है, ताकि उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है और बैश की क्या है और जमील की क्या है। ठीक है, बशीर को बैश क्या है। आगे चले। अच्छा, 2004 की बनानी है तो लेट्स सी एनुअल रेंटल वैल्यू। सबसे पहले तो हम रेंट देखें ना, कितना आ रहा है रेंट? रेंट हाँ जी, रेंट कितना लूं मैं? This amount includes rupees 1,86,000 per month for utilities. यानी कि जो 6.5 मिलियन है, अगर मैं यहाँ लिखूं, ये जो 6.5 मिलियन है इसमें क्या शामिल है? 1,86,000 पर मंथ जो है यूटिलिटीज का भी शामिल है। ऐसे ही करेंगे। कितना लेना है भाई? ये सालाना है, इसके अंदर शामिल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी शामिल है ना। कितनी बढ़ रही है? 1,86,000 इंटू 12 कितना बन गया? तो मैं माइनस किस अमाउंट से कर रहा हूँ? या उससे 10 कर लें, या ये 12 है तो फिर 12 रहने दें। इट्स ओके, ठीक है। अभी आप इसको तो करें ना, 12 से करें ना मल्टीप्लाई। 2,2,3,2,000 भाई जरा फोकस करें इधर। ये सालाना वैल्यू थी, ठीक है, एनुअल वैल्यू।
सही है, ये सालाना वैल्यू थी। क्वेश्चन में उसने बताया है कि उसने 1 सितंबर को रेंट पे दिया है। इसका मतलब ये है कि रेंट पे कितना अर्सा रहा है, 10 माह रहा है। तो हमें कितना लेना चाहिए, 10 महीनों का रेंट। लेकिन उसने क्वेश्चन में सालाना वैल्यू दी थी। एक तरीका ये भी है कि आप 10 में कर लें, लेकिन मैंने इसको क्या किया कि ये पूरी सालाना ले रही, इसमें से ये भी सालाना माइनस कर दी, तो कितनी आ गई वैल्यू, 4268,000। ये आ गई 12 माह की रेंटल वैल्यू। मुझे कितने अरसे की चाहिए, 10 माह की। तो सिंपल इसको तकसीम कर दें 12 और मल्टीप्लाई कर दें 10 से। 355 7,000 ये आप सही है। आप ये भी कर सकते थे कि आप पहले इसको 10 माह पे ले जाते और इसमें से 1,86,000 भी 10 महीनों का लेस कर देते, तो तब भी यही वैल्यू आती थी, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या किया, 12 में से 12 माइनस कर दिया, तो ये 12 माह की रेंटल वैल्यू आई। उसको तकसीम 12 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो ये 10 माह गया। तो आप जिस तरीके मर्जी से, जहां से आपको आसानी लगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमने रेंट लेना है वो कितने अरसे का लेना है, 10 माह का, ठीक है। रेंट 10 माह का लेना है, तो इट कैन बी डन बोथ वेज, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लगी समझ, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं ना है। 12 माह के रेंट से 12 माह ही माइनस किया ना, तो इसको तकसीम 12 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रेंटल आ गया। आगे क्या जी, अच्छा ये आपका रेंट आ गया 3,557। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3,557 रुपीज इन थाउजेंड्स। और कुछ है इसमें, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, फोरफिट डिपॉजिट, एनीथिंग एल्स नहीं है। इट मींस कि ये मेरा आरसीटी है, इसमें से लेस करूंगा डिडक्शंस, तो सबसे पहले मैं रिपेयर अलाउंस माइनस करूंगा। यहाँ कितना लिखा है, 8,10,000, लेकिन वो मेरे से रेलेवेंट नहीं है। 711.4। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे एक बात तो बताए वैसे कि ये जो चार्जेस यहाँ लिखे हैं 8,10,000, 2,40,000, 25,400 और 8,40,000, ये सारे लेने हैं कि ये भी 10 माह के लेने हैं? ये यही लेने हैं कि 10 माह के लेने हैं? क्यों, ये क्यों लेने हैं? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को ही बताए। यहाँ पे ना उसने, यहाँ पे जो उसने स्पेसिफिकली बात लिखी है ना, वो लिखी है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ठीक है। जहां पे उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि पूरे साल में ये खर्चा हुआ है, इट मींस कि ये ऑलरेडी ही इतने अरसे का है। इसको आपने डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करना, सही है, क्योंकि उसने ये वर्डिंग यूज कर दी है ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर कि ये उसका एक्सपेंस हुआ है। कहीं पे वो स्पेसिफिकली लिख दे पर मंथ एक्सपेंस, जैसे हमने एक सवाल सैटरडे वाले दिन किया था जिसमें कलेक्शन चार्जेस 5,000 उसने लिखे थे पर मंथ, वहां पे आपने कलेक्शन चार्जेस या खर्चा उतने ही महीनों का लेना है जितने महीनों का रेंट होता है, ठीक है। तो ये बात इस क्वेश्चन के साथ लिख ले कहीं पे अपने पास कि क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने एक्सपेंसेस पर मंथ नहीं दिए और ऊपर वाली लाइन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर की वजह से हम इसको 10 माह पे पोर्शन नहीं करेंगे। जी, इसमें कॉन्सेप्ट यही है ना कि इस टैक्स ईयर की बात कर रहा है वो, मिसाल के तौर पे जहां जब उसका रेंट पे चढ़ा है, सही है, तो हम वही करेंगे ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है। उसने ये भी नहीं लिखा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कैन बी 1 दिसंबर, इट कैन बी 1 जुलाई, 1 जनवरी, ठीक है ना। तो इस फिगर से कहीं से ये पता नहीं चल रहा कि ये खर्चे यकम जुलाई से इनकर हो रहे हैं। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है ना, यकम अगस्त से भी हो सकते हैं, वो भी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है।
तो ये बात याद रखिएगा कि जहां पे एक्सपेंसेस उसने पर मंथ दे दिए वहां पे हमने उसको एलोकेट करना है जितने महीनों का रेंट है उसके लिहाज से। जहां पर मंथ नहीं दिया उसने बताया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, इट मींस कि वो उतने ही महीनों का बता रहा है जितने महीनों का रेंट है। तो ये दीज आर जस्ट सम हैक्स जो आईकैप यूज करता है। तो ये आपको पता वेरी क्लियर होने चाहिए आप, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, रिपेयर अलाउंस 1/5 कटेगा, ये लैंड तो नहीं ना है? बस ठीक है। 711.4 इंश्योरेंस को मैं डिडक्ट करूंगा? हाँ, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है तो अलाउएबल एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस कितनी है जी? 240। ठीक है, ये भी लेस होगी, ये भी लेस होगी। कलेक्शन चार्जेस जी, ये वो चार्जेस है जिसको आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि 4% ऑफ 3557 या एक्चुअल। 3557 का 4% क्या बन रहा है? 142.28 और एक्चुअल कितने हैं? 25.4। तो ऑब्वियसली एक्चुअल कम है तो 25.4 में लेस करूंगा। मार्कअप ऑन अमाउंट फॉर रेनोवेशन, तो रेनोवेशन के ऊपर जो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटरेस्ट है, ये मार्कअप को आप इंटरेस्ट ही करते हैं, इंटरेस्ट ही कहते हैं। तो 840 ये आपने लेस कर दी। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें? नहीं रह गया तो बस ठीक है। ये जरा बताएं टोटल फिगर कितनी बनती है? ये इनका एडिशन बता रहे हैं 16.8। ये लेस कर दें 3557 में से, ये लेस कर दें 1740.2। ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन ऑब्वियसली 75 और 25 है तो इसका 75% बशीर का है, बैश का है, और 25% जो है वो जैम का है। तो ये 1740.2 का 75% कितना है? 1305 और 25% किसका है? 25% कितना माइनस कर दे? 435.05। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं इसकी लिख दूंगा 1305.15 और 435.05। ये बेसिकली अभी क्योंकि हम कर रहे हैं ना, छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह के, तो इसमें ये पॉइंट्स वाली फिगर अभी थोड़ी इरेगुलर सी आती हैं। जब हम आईकैप के क्वेश्चंस करेंगे, बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो आपको एग्जाम में आने हैं, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ये इतनी इस तरह की फिगर इरेगुलर सी नहीं होंगी, काफ़ी सही लगेंगी फिगर्स हमें। तो अभी थोड़ी सी शायद कन्फ्यूजन हो रही हो, तब ठीक हो जाएगा काम। तो इसी तरह हमारा इनकम फ्रॉम मदर सोर्स है सिंपल, वो आपने 10 माह का निकाल लेना है। और उसके लिए हाँ जी, उसमें क्या करेंगे? एनीवन? नेट इनकम लेनी है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा 1,86,000 एक महीने का है तो 10 माह का होगा। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी चार्जेस 6,50,000, इसमें से माइनस करेंगे 6,50,000। ठीक है, और इसका हम कर देंगे 75% और 25%। ठीक है, 1,86,000 एक माह का है, 10 माह का, इसमें से माइनस कर देंगे 6,50,000 जो इसके ऊपर हमारा खर्चा आया। तो जो नेट इनकम बन जाएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 75% इधर आ जाएगी बशीर की और 25% इधर जमील की आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इनकम, क्योंकि कोई और डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो हमारी टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम कहलाएगी।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ये कॉन्सेप्ट था जी जॉइंट ओनरशिप का। अगर हमारी प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप पे है और वो डेफिनेट एंड असर्टेनेबल है तो फिर हमने उसको इस तरह से सॉल्व करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। आपका टेस्ट कब है? फ्राइडे को आपका ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सारे का ही टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ, कल इसका लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट कल इसका हमने लास्ट कॉन्सेप्ट करना है और फिर आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी खत्म है। प्रैक्टिस के भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी वो रहता है मेरा ICAP का क्वेश्चन रहता है एक, और एक दो और क्वेश्चन होंगे, वो मैंने आपको या सैटरडे को कराऊंगा या साथ साथ करवा दूंगा। क्या क्या मैंने सॉल्व किए पिछले ये वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन पिछला पेपर में, उसके अंदर ना कमिश्नर ने अलाउ कर दिया है स्पेशल टैक्स।